नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे शिलांग में गायब हुए कपल की सामने आई सच्चाई की। मोदी सरकार 3 के पूरे हुए 1 साल की, प्रचार की भेंट चढ़े मोदी के 11 साल, राहुल के बयान की, आरआईसी गठबंधन को एक्टिव करने पर विचार कर रहे पुतिन की बात करेंगे। इंदौर की रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर पर लगाए गंभीर आरोप किए। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में सरदार 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की झलक देखने को मिलेगी, जो इतना बवाल मचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम, शिलांग में हनीमून पर पति को जान से मरवाया, यूपी में सरेंडर, 4 हमलावर भी गिरफ्तार। मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर में एक कपल की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की शादी को अभी महज 28 दिन हुए थे जब वे 20 मई को शिलांग हनीमून के लिए गए। लेकिन जो कहानी रोमांच और प्यार से शुरू हुई वो एक सनसनीखेज रहस्य में बदल गई। मेघालय पुलिस के ताजा खुलासे के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति राजा को जान से मरवाने की साजिश रची थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम का इंदौर से राज कुशवाहा नामक युवक से पुराना प्रेम संबंध था। इस रिश्ते के चलते सोनम ने राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश रची। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनम और राज कुशवाहा शामिल है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। मोदी सरकार 3 का 1 साल, इनकम टैक्स कट, वक्फ बिल और ऑपरेशन सिंदूर से बदला भारत का चेहरा। मोदी सरकार 3 ने अपने पहले साल में गठबंधन की ताकत और राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ कई ऐतिहासिक कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि महिलाओं की अगुवाई ने विकास की परिभाषा को नया आयाम दिया है। सबसे पहले बात इनकम टैक्स में राहत की। बजट 2025 में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त कर दिया। अगर आप वेतनभोगी हैं तो 12.75 लाख तक की कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। नए टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रुपए की छूट ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी। अब बात वक्फ संशोधन बिल की। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया। अब संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वक्फ बाई यूजर का प्रावधान खत्म कर दिया गया। केवल 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही संपत्ति को वक्फ कर सकेंगे। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। 7 मई 2025 को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी सैन्य दक्षता और स्वदेशी तकनीक का लोहा मनवाया। ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता बल्कि पहले से तैयार है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत ने कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया। साथ ही खेलो इंडिया के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन युवा प्रतिभाओं को निखारने का रास्ता खोलेगा। मणिपुर में तनाव के बीच नेशनल हाईवे बंद, दवाइयों की किल्लत, 5 जिलों में इंटरनेट ठप। मणिपुर फिर से अशांति की चपेट में है और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। चुराचांदपुर और इम्फाल में जरूरी सामान खासकर दवाइयों की भारी कमी हो गई है। नेशनल हाईवे 2 और 37 और जो असम और नागालैंड से मणिपुर को जोड़ते हैं उनमें बंद होने से सामान की आपूर्ति रुक गई है। ट्रकों को अब मिजोरम के लंबे रास्ते से आना पड़ रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ी और दवाइयों सहित खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पहले जैसी स्थिति नहीं रही, अब सब कुछ महंगा हो गया है। आपको बता दें कि शनिवार रात मतई संगठन आरामबाई तेंतगोल के एक नेता की गिरफ्तारी की अफवाह से इम्फाल में तनाव भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें अवरुद्ध की, टायर चलाए और पुलिस से झड़पें भी हुई। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, कोकचिंग और बिष्णुपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा बंद कर दिया है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर तीखा पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 11 साल सिर्फ प्रचार की भेंट चढ़ गए, जवाबदेही और बदलाव का नामो निशान नहीं। उन्होंने मुंबई में ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय रेल आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है। साथ ही राहुल ने सवाल उठाया कि जब सरकार 2025 की हकीकत को नजरअंदाज कर 2047 के सपने बेच रही है तो देश की मौजूदा समस्याओं का हल कौन देगा। आपको बता दें कि राहुल ने हालिया रेल हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने सरकार से तत्काल सुधार की मांग की। यह पहली बार नहीं जब राहुल ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और लगातार बयानों से वो युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं। आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, शिवसेना एमएनएस गठबंधन की अटकलों को मिली नई हवा, मराठी हितों के लिए एकजुट होने का संकेत। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने एक बयान में कहा, हम महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए किसी भी दल के साथ आने को तैयार हैं। आपको बता दें कि यह बयान उस वक्त आया जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चाएं जोरों पर है। आदित्य ठाकरे का यह बयान सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी पार्टी महाराष्ट्र के हितों के लिए काम करेगी, शिवसेना यूबीटी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। वहीं
कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भी इस संभावित गठबंधन का स्वागत किया है। प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि अगर दोनों दल सांप्रदायिक ताकतों को रोकने और महाराष्ट्र के हितों के लिए एकजुट होते हैं तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के पाल पॉलिटिक्स पर बोला हमला। कौशांबी की घटना पर दिल्ली से लखनऊ तक को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कौशांबी की ताजा घटना को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने बीजेपी की पाल पॉलिटिक्स को निशाना बनाते हुए इसे समाज को बांटने की साजिश करार दिया। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में 2 डिप्टी सीएम अपने अपने समुदायों को गुमराह कर रहे हैं। ये सियासी खेल कौशांबी से शुरू होकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि कौशांबी के लोहांदा गांव की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना के बाद मामला और उलझ गया जब आरोपी के पिता ने अपनी जान दी। पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज ने इसे सियासी रंग दे दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो इस मामले को समाजों के बीच टकराव का हथियार बना रही है। उन्होंने साफ कहा कि ये बीजेपी की सत्ता की लालच है जो जनता को भटका रही है। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश के इस बयान ने तूफान मचा दिया है, लेकिन सवाल यह है क्या यह सियासत जनता के हित में है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के सांसद। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा बिहार में कांग्रेस की हार तय। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ सांसद ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करती है। उन्होंने राहुल के हालिया बयानों को देश के लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा कि बिहार सहित कई राज्यों में कांग्रेस की हार पहले से तय है। ठाकुर ने दावा किया कि राहुल गांधी हार के डर से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान संघर्ष राहुल के बयानों की आलोचना की, जिसमें राहुल ने दावा किया कि अमेरिकी दबाव में भारत ने सरेंडर किया। ठाकुर ने इसे पाकिस्तान के प्रचार को बढ़ावा देने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर करने का आरोप लगाया। ठाकुर ने यह भी कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर, मिस्र जैसे देशों में पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब किया है। भारत चीन रूस के गठबंधन आरआईसी को एक्टिवेट करना चाहते पुतिन भारत की कूटनीतिक वैश्विक मंच पर निर्णायक मोड़ में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस भारत चीन यानी कि आरआईसी त्रिपक्षीय मंच को फिर से सक्रिय करने की मुहिम तेज कर दी है। इसका मकसद पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ठप पड़ा आरआईसी अब नए सिरे से सुर्खियों में है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 9 जून 2025 को कहा कि भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने के आरआईसी को पुनर्जनन का सुनहरा मौका मिला है। भारत के लिए यह एक कूटनीतिक टाइट रोप है। जो एक तरफ रूस है हमारा पुराना दोस्त जो हथियारों से लेकर ऊर्जा तक सहयोगी रहा, दूसरी तरफ चीन के साथ अविश्वास की खाई। फिर भी अक्टूबर 2024 में कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने तनाव कम करने की राह खोली। लेकिन सवाल यह है क्या भारत क्वेड और G7 के साथ बढ़ती नजदीकियों के बीच आरआईसी में सक्रिय भूमिका निभाएगा। बेंगलुरु भगदड़ में नया खुलासा। गृह विभाग को बिना बताए हुआ सम्मान समारोह। गृह मंत्री परमेश्वर नाराज। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न उस वक्त त्रासदी में बदल गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में आरसीबी खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन गृह विभाग को सूचित किए बिना किया गया। यह फैसला कथित तौर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के गोविंद राज और एक वरिष्ठ महिला नौकरशाह ने लिया, जिसके चलते गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर बेहद नाराज हैं। परमेश्वर ने मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया से सख्त लहजे में अपनी नाराजगी व्यक्त की है और यहां तक कि कहा कि अगर गृह विभाग की राय को नजरअंदाज किया जाएगा तो उनका विभाग बदल दिया जाए। पुलिस ने पहले ही भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन आयोजकों ने इसे अनदेखा कर दिया। अब इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन माइकल डी कुन्हा को सौंपी गई है, जो 30 दिनों में रिपोर्ट देंगे। भारत में कोरोना के 358 नए मामले, 6500 एक्टिव केस। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन बेड तैयार रखने का दिया निर्देश। भारत में एक बार फिर कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 6491 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है, जहां 1957 मामले दर्ज है। इसके बाद गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747 और दिल्ली में 728 एक्टिव केस है। जनवरी 2025 में अब तक 11 राज्यों में कोरोना के 65 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामले हल्के हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दवाओं की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों की तैयारियां भी परखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद सरदार 3 में हानिया आमिर की झलक। दिलजीत की तस्वीरों से मचा बवाल, फैंस हैरान। दिलजीत दोसांझ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सरदार जी 3 रिलीज से पहले ही चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जी हां, हाल ही में दिलजीत ने फिल्म के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की, जिनमें फैंस को हानिया की झलक दिखाई दी। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन है और खबर थी कि हानिया को फिल्म से हटा दिया गया। तो फिर ये तस्वीरें क्या कह रही है? दिलजीत की एक तस्वीर में उनकी टी शर्ट पर एक चेहरा दिखा, जिसे कई फैंस ने हानिया समझ लिया। दूसरी फोटो में एक एक्ट्रेस की कदकाठी भी हानिया से मिलती जुलती लगी। सोशल
सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या हानिया अब भी फिल्म का हिस्सा है? लेकिन दिलजीत ने चुपके से सफाई दे दी। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जिसमें साफ हुआ कि टी शर्ट पर मलेशियन एक्ट्रेस मिशेल योह का चेहरा था, हानिया का नहीं। बल्कि आपको बता दें, सरदार जी 3 27 जून 2025 को रिलीज होगी, जिसमें नीरू बाजवा लीड रोल में है, लेकिन हानिया की मौजूदगी पर सस्पेंस बरकरार है। जेपी नड्डा का बड़ा बयान। मोदी सरकार ने बदला देश का माहौल, नोटबंदी में जनता ने दिखाया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के बदलते माहौल पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकारें भ्रष्टाचार और नकारात्मकता में डूबी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सकारात्मक बदलाव आया है। नड्डा ने कहा, आज हर भारतीय कहता है मोदी है तो मुमकिन है। और ही उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए बताया कि अब 2016 में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया तो जनता ने लाइनों में लगकर सरकार का साथ दिया। यह देश की मजबूत नेतृत्व में विश्वास का प्रतीक था। नड्डा ने जोर देकर कहा कि यह भरोसा ही मोदी सरकार की ताकत है। आपको बता दें कि नड्डा ने 2014 के बाद के विकास कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और वैश्विक छवि पहले से ही कहीं बेहतर है। जनता का उत्साह और सरकार की नीतियां देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। इंदौर की रोहिणी का सांसद चंद्रशेखर पर सनसनीखेज आरोप। कहा, मुझे इस्तेमाल कर छोड़ा, अब सबको इंसाफ दिलाऊंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चंद्रशेखर ने उनकी भावनाओं का गलत फायदा उठाया और उन्हें धोखा दिया। उन्होंने दावा किया कि सांसद ने अपनी शादी की जानकारी छिपाकर उनके साथ रिश्ता बनाया और बाद में उन्हें छोड़ दिया। रोहिणी ने यह भी कहा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है जिनके साथ ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि मामला तब और गरमाया जब रोहिणी ने लिखा, मैं बदला लेकर रहूंगी, सारी बेटियों को इंसाफ दिलाऊंगी। इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा और बहस छिड़ गई। कई यूजर्स ने रोहिणी के हौसले की तारीफ की तो कुछ ने इसे निजी मामला बताकर सवाल उठाए। अभी तक चंद्रशेखर की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोना 95,718 पर गिरा, चांदी 1.5 लाख के रिकॉर्ड हाई पर, वहीं गोल्ड लोन शेयरों में 8% उछाल। सप्ताह की शुरुआत में सोने चांदी के बाजार में बड़ा हलचल देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,427 रुपए गिरकर 95,718 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी ने इतिहास रचते हुए 610 की तेजी के साथ 1,05,285 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छू लिया। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन नियमों के बदलाव किया, जिसका असर शेयर बाजार में दिखा। 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% तक कर दिया गया, यानी कि अब आपको सोने पर ज्यादा लोन मिल सकता है। इस खबर से मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस जैसे गोल्ड लोन कंपनियों के शेयर 8% तक उछल गए। मुथूट के शेयर 2,470 तक पहुंचे, जबकि मणप्पुरम 246 रुपए पर कारोबार पर रहा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया या सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही ताजा, सटीक और असरदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई बुलेटिन के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।